किस्मत जब पलटती है तो रंक को राजा बनने में एक रात का वक्त भी नहीं लगता। लेकिन क्या हराम की दौलत कभी सुकून देती है? ये कहानी है माधव की, एक ऐसा बदनसीब पिता जिसे उसके ही खून ने बेघर कर दिया था, जो 2 वक्त की रोटी के लिए शमशान के पास वाली एक खंडहर इमारत की चौकीदारी करता था। लेकिन उस एक काली और डरावनी रात ने माधव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात उसे कुछ ऐसा मिला जिसे पाने के लिए लोग कत्ल तक कर देते हैं। लेकिन क्या वह खजाना माधव के लिए वरदान था या एक श्राप? शहर के बाहरी इलाके में जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और जंगल शुरू होता था, वहीं एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री क्या थी? बस भूतों का डेरा थी। उसी के टूटे हुए गेट पर एक टीन की छत के नीचे बैठा रहता था 60 साल का माधव। माधव का चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धंसी हुई थीं और शरीर पर एक मैली सी खाकी वर्दी थी जो जगह जगह से रफू की गई थी। गांव वाले उसे माधव पागल कहते थे, क्योंकि अक्सर रात के सन्नाटे में वह खुद से बातें करता था। लेकिन वह पागल नहीं था, वह बस अकेला था। इतना अकेला कि अपनी आवाज सुनने के लिए उसे खुद से ही बात करनी पड़ती थी। 5 साल पहले तक माधव का भी एक भरा पूरा परिवार था। उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर शहर में एक छोटा सा पक्का मकान बनाया था। सोचा था बुढ़ापा बेटे और बहू के साथ आराम से कटेगा। लेकिन पत्नी के गुजरते ही जैसे घर की रौनक और बेटे की शर्म दोनों चली गई। एक दिन बेटे सूरज ने कहा, बाबूजी, घर छोटा पड़ रहा है, आप गांव वाली झोपड़ी में क्यों नहीं चले जाते? माधव को लगा बेटा मजाक कर रहा है। लेकिन जब बहू ने उसके कपड़े एक पुराने बैग में भरकर आंगन में फेंक दिए तो उसे समझ आ गया कि अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। वह रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, बस अपनी लाठी उठाई और उस घर से निकल गया जिसे उसने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया था। तब से वह इस फैक्ट्री का चौकीदार था। दिन भर आवारा कुत्ते उसके साथी थे और रात को सन्नाटा। खाने के नाम पर सूखी रोटियां और पीने के लिए हैंडपंप का पानी, यही उसकी दुनिया थी। जुलाई की एक रात थी। आसमान काले बादलों से ऐसा ढका था जैसे आज प्रलय आने वाली हो। हवाएं चीख रही थीं, बिजली की कड़कड़ाहट से फैक्ट्री की पुरानी दीवारें कांप रही थीं। माधव अपनी छोटी सी कोठरी में सिकुड़ा बैठा था। टीन की छत पर बारिश की बूंदें गोलियों की तरह बरस रही थीं। तभी एक भयानक धमाका हुआ। धड़ाम! फैक्ट्री के पिछले हिस्से में एक विशालकाय पुराना बरगद का पेड़, जो शायद 100 साल पुराना था, आंधी की वजह से जड़ से उखड़ गया था। माधव डर गया। उसे लगा कोई दीवार गिरी है। वह टॉर्च लेकर कांपते हुए कदमों से बाहर निकला। बारिश ने उसे पल भर में भिगो दिया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि बरगद का पेड़ गिरने से वहां की जमीन फट गई थी और एक गहरा गड्ढा बन गया था। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी बिजली चमकी। उस गड्ढे के अंदर उसे कुछ धातु जैसा चमकता हुआ दिखाई दिया। जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। माधव धीरे धीरे गड्ढे के पास गया। कीचड़ में सना हुआ एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक, ट्रंक, वहां आधा बाहर निकला हुआ था। ये क्या है? माधव बुदबुदाया। उसने अपनी लाठी से मिट्टी हटाई। संदूक भारी था, बहुत भारी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उसे बाहर खींचा और घिसटते हुए अपनी कोठरी में ले आया। कोठरी में आकर उसने दरवाजा बंद किया। दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन जंग की वजह से वह कमजोर हो चुका था। माधव ने पास पड़ी एक ईंट उठाई और ताले पर दे मारी। 2-3 वार में ही ताला टूट गया। माधव ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर का नजारा देख उसकी सांस हलक में अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर पुराने कपड़े नहीं थे, ना ही कोई कबाड़ था। अंदर प्लास्टिक की थैलियों में लिपटे हुए 2000 और 500 के नोटों के बंडल थे। इतने नोट कि माधव ने जिंदगी में कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। उसने एक गड्डी निकाली। नोट असली थे। गुलाबी और हरे नोटों की उस चमक ने अंधेरी कोठरी को रोशन कर दिया था। उसने गिनने की कोशिश की, पर हाथ इतने कांप रहे थे कि नोट गिर गए। हे भगवान, ये किसका है? यहाँ कैसे आया? माधव के दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ बाहर बारिश का शोर था, दूसरी तरफ उसके अंदर डर का सन्नाटा। यह खजाना यकीनन किसी गलत आदमी का था, किसी माफिया का, किसी डकैत का, या शायद किसी नेता का काला धन। उस रात माधव सो नहीं पाया। वह पूरी रात लाठी पकड़कर उस संदूक के ऊपर बैठा रहा। हर बिजली की कड़क उसे पुलिस का सायरन लग रही थी। हर हवा का झोंका उसे किसी के कदमों की आहट लग रहा था। सुबह हुई, लेकिन माधव के लिए सूरज की रोशनी भी डर लेकर आई। उसे लगा जैसे हर कोई उसकी कोठरी की तरफ देख रहा है। उसने संदूक को पुराने बोरों और कबाड़ के नीचे छिपा दिया। अगले 3 दिन तक वह फैक्ट्री से बाहर नहीं निकला। उसे डर था कि अगर वह गया तो कोई संदूक ले जाएगा। लेकिन भूख और हालात इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। चौथे दिन उसने फैसला किया, अगर मैं डर कर जिया तो यहीं मर जाऊंगा। वैसे भी मेरे पास खोने को क्या है। उसने संदूक से सिर्फ 2 गड्डी निकाली, बाकी को वहीं फैक्ट्री के एक सुरक्षित तहखाने में, जहां कोई नहीं जाता था, दीवार के पीछे चुनवा दिया।
सबसे पहले माधव ने अपनी हुलिया बदली, फटी वर्दी उतारकर उसने साफ कुर्ता पायजामा खरीदा, नाई के पास जाकर दाढ़ी बनवाई। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे वो पुराना माधव दिखाई दिया जो कभी इज्जतदार हुआ करता था। उसने गांव के चौराहे पर नहीं बल्कि वहां से 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक छोटी सी चाय की दुकान स्टॉल किराए पर ली। उसने सोचा, बड़ा काम करूंगा तो नजर में आ जाऊंगा, छोटा काम ही सही है। दुकान का नाम रखा सुकून टी स्टॉल। माधव खुद चाय बनाता। वह हर ग्राहक को बड़े प्रेम से साहब या बेटा कहकर बुलाता। उसके पास एक अजीब सा सुकून था जो शायद उस डर को छिपाने का मुखौटा था। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। ट्रक वाले, मुसाफिर सब वहां रुकने लगे। दौलत होने के बावजूद माधव ने कभी फिजूल खर्ची नहीं की। वह जानता था कि अचानक अमीर होना शक पैदा करता है। वह दिखाता था कि दुकान बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए उसके हालात सुधरे हैं। लेकिन सच तो यह था कि उसकी असली ताकत वह संदूक था जो अब भी फैक्ट्री के मलबे में छिपा था। 6 महीने बीत गए। माधव की दुकान अब एक छोटे ढाबे में बदल चुकी थी। उसने 2 लड़के काम पर रख लिए थे। अब वह गल्ले पर बैठता था। लोग उसे माधव सेठ कहने लगे थे, लेकिन डर अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। वह रोज अखबार पढ़ता, टीवी पर न्यूज देखता। कहीं उस चोरी के पैसे की कोई खबर तो नहीं, कहीं कोई गैंग लीडर पकड़ा तो नहीं गया। एक दिन उसके ढाबे पर एक औरत आई। नाम था सुधा। उम्र करीब 45 साल, चेहरे पर गरीबी की थकान लेकिन आंखों में स्वाभिमान। वह पास के ही एक गांव से थी। उसका पति शराबी था और मर चुका था। वह लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपनी बीमार बेटी का इलाज करा रही थी। उस दिन वह ढाबे के बाहर खड़ी थी। शायद भूख लगी थी पर जेब में पैसे नहीं थे। माधव ने उसे देख लिया। उसे अपनी पुरानी भूख याद आ गई। उसने एक लड़के को भेजकर उसे खाना खिलवाया और पैसे लेने से मना कर दिया। सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मैं भीख नहीं लेती, मुझे कोई काम दे दीजिए, उसके बदले खाना दे देना। माधव को उसकी खुददारी भाग गई। उसने सुधा को ढाबे पर रोटियां बनाने का काम दे दिया। सुधा के हाथ में जादू था। उसकी बनाई रोटियां और सब्जी खाकर ग्राहकों की भीड़ और बढ़ गई। माधव और सुधा के बीच एक खामोश रिश्ता बनने लगा। दोनों ने जिंदगी के थपेड़े खाए थे। दोनों अकेले थे। सुधा माधव की इज्जत करती थी और माधव को सुधा में एक साथी दिखने लगा था। माधव ने सुधा की बेटी का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। जब सुधा ने रोते हुए उसका शुक्रिया अदा किया तो माधव ने कहा, यह मेरा नहीं, ऊपर वाले का दिया हुआ है, मैं तो बस जरिया हूँ। कहते हैं ना, पैसा चुंबक की तरह होता है, जहाँ होता है वहाँ रिश्तेदार अपने आप खींचे चले आते हैं। माधव की तरक्की की खबर उसके बेटे सूरज तक भी पहुंच गई। सूरज अब शहर में कर्जे में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी से रोज झगड़े होते थे। एक शाम जब माधव गल्ले पर बैठा हिसाब कर रहा था, एक जानी पहचानी आवाज आई, बाबूजी। माधव ने सिर उठाया। सामने सूरज खड़ा था, वही बेटा जिसने उसे धक्के मारकर निकाला था। उसके साथ बहू भी थी और उनका 8 साल का बेटा, पोता भी। सूरज की हालत खराब थी, कपड़े पुराने थे, चेहरा उतरा हुआ था। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। सूरज घुटनों पर बैठ गया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम भटक गए थे। आप तो हमारे पिता हैं, क्या अपने बच्चों को माफ नहीं करेंगे? बहू भी रोने का नाटक करने लगी। बाबूजी, पोता आपको याद करता है। माधव का दिल एक पल के लिए पसीज गया। खून का रिश्ता था। वह उठने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सुधा पर पड़ी, जो दूर खड़ी यह सब देख रही थी। सुधा की आंखों में सवाल था। फिर उसे याद आया वो मंजर जब उसे कचरे की तरह घर से फेंका गया था। माधव अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आवाज में अब वह कंपन नहीं था बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी। उसने कहा, सूरज, जब मेरी जेब खाली थी तब मैं तुम्हारे लिए बोझ था। आज मेरी जेब भरी है तो मैं पिता बन गया। ये प्यार नहीं, ये नोटों की खुशबू है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है। सूरज गिड़गिड़ाया, नहीं बाबूजी, कसम से। माधव ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। उसने गल्ले से 50,000 रुपए निकाले और काउंटर पर रख दिए। ये लो, इसे कर्ज समझो या भीख, इसे लो और यहाँ से चले जाओ। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे बेघर किया था। अब मैं सिर्फ इस ढाबे का मालिक हूँ और तुम एक ग्राहक। सूरज पैसे देखकर ललचा गया। उसने नोट उठाए और बिना एक बार भी पीछे देखे चला गया। पोता पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन उसके माँ बाप उसे खींच कर ले गए। माधव की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसने उसे तुरंत पोंछ लिया। उसे एहसास हो गया कि उसका असली परिवार अब वो नहीं बल्कि सुधा और ढाबे के कर्मचारी हैं। समय बीतता गया। माधव अब इलाके का एक बड़ा नाम बन चुका था। उसने फैक्ट्री वाली जमीन जहां उसे पैसा मिला था को खरीद लिया, लेकिन उस दौलत का बोझ अब भी उसके सीने पर था। वह जानता था कि यह पैसा उसका नहीं है। उसे हमेशा लगता था कि यह पैसा एक उधार है जिसे चुकाना बाकी है। एक रात उसे सपना आया कि वह नोटों के ढेर में दबकर मर रहा है। वह पसीने से लथपथ होकर उठा। सुधा ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या बात है सेठ जी, आप किसी बात से परेशान रहते हैं? माधव ने उस रात सुधा को सच बता दिया, सब कुछ, तूफान, संदूक, नोट और डर। सुधा ने पूरी बात सुनी। वह डरी
जल्दी नहीं। उसने बहुत शांति से कहा, सेठ जी, पानी अगर एक जगह रुका रहे तो सड़ जाता है और अगर बहता रहे तो गंगा बन जाता है। यह दौलत भी रुकी हुई है, इसलिए आपको डरा रही है। इसे बहा दीजिए। बहा दूं मतलब फेंक दूं? माधव ने पूछा। नहीं, सुधा ने कहा, इसे वहाँ लगाइए जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उस पैसे को पुण्य में बदल दीजिए, फिर कोई पुलिस, कोई डर आपको छू भी नहीं पाएगा। माधव को जैसे अंधेरे में रोशनी मिल गई। अगले ही महीने से माधव ने एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू करवाया। उसने फैक्ट्री की जगह पर कोई मॉल या होटल नहीं बनवाया। उसने वहाँ एक भव्य आशियाना वृद्धाश्रम और अनाथालय बनवाया। एक ऐसी जगह जहाँ बेघर बुजुर्गों को सम्मान के साथ रखा जाता था और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। माधव ने उस संदूक का एक एक रुपया उस इमारत में लगा दिया। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा सिवाय अपने ढाबे की कमाई के। जिस दिन उस आश्रम का उद्घाटन था, पूरा शहर उमड़ पड़ा था। डीएम साहब, नेता, गांव वाले सब आए थे। जब माधव से पूछा गया कि उन्हें यह करने की प्रेरणा कहां से मिली, तो माधव ने माइक हाथ में लिया। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, मैं जानता हूं कि सड़क पर सोने का दर्द क्या होता है। मैं जानता हूं कि जब अपना खून पराया कर दे तो दिल पर क्या गुजरती है। यह दौलत मेरी नहीं थी, यह ऊपर वाले की अमानत थी जो उसने मुझे दी ताकि मैं इसे सही हाथों तक पहुंचा सकूं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोग नारे लगाने लगे, माधव बाबू जिंदाबाद। आज माधव 70 साल का है। वह अब भी अपने ढाबे पर बैठता है। सुधा अब उसकी पत्नी है और दोनों मिलकर आश्रम की देखरेख करते हैं। वह संदूक आज भी आश्रम के ऑफिस में रखा है, लेकिन अब वह खाली है। माधव ने उस दौलत से अपनी गरीबी तो दूर की, लेकिन उससे भी बड़ी चीज उसने कमाई, सुकून की नींद। पुलिस कभी नहीं आई, कोई माफिया कभी नहीं आया। शायद सुधा सही थी, जब दौलत किसी के आंसुओं को पोंछने के काम आती है तो वह काली कमाई भी सफेद हो जाती है। माधव अक्सर शाम को बच्चों को एक ही सीख देता है, बेटा, पैसा तो कचरे में भी मिल सकता है, लेकिन इज्जत और सुकून कमाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। कभी अपने माँ बाप को बोझ मत समझना, क्योंकि जिस दिन वो घर से निकलते हैं उस दिन घर की बरकत भी उनके साथ चली जाती है। दोस्तों, यह थी माधव की कहानी। एक चौकीदार जिसे खजाना तो मिला, लेकिन उसने उस खजाने से अपनी अय्याशी नहीं बल्कि दूसरों की दुनिया संवारी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और मुझे इसका जवाब कमेंट में चाहिए। अगर आपको कहीं लावारिस करोड़ों रुपए मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? माधव की तरह आश्रम बनाएंगे या चुपचाप शहर छोड़कर चले जाएंगे? दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं या आपकी आंखों में आंसू लाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें ऐसी और कहानियां लिखने की हिम्मत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।